आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा कि सर हमने 11th फिज़िक्स तो पढ़ लिया, लेकिन अब 12th फिज़िक्स को हम शुरू कैसे करें, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको इसमें, और इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू तो कोई हमको दे दो। So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video I am going to give you an introduction to 12th physics syllabus. Without watching this video 12th physics को बिल्कुल शुरू मत करना. So watch the video till end and you'll know it all. So सबसे पहले बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन टू 12th फिजिक्स का सिलेबस, लेट मी टेल यू कि 12th फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। मेजर डिफरेंस क्या है 12th फिजिक्स और 11th फिजिक्स के सिलेबस में, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। 11th फिजिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा, 11th फिजिक्स में आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, आपने उसमें ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, आपने रोटेशनल के बारे में पढ़ा, आपने अलग अलग मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है ना, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की, इस तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। तो बेसिकली आपने 11th फिजिक्स में क्या चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी है, आपने वो सब कुछ पढ़ रखा है जो चीज़ें आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने अराउंड देखते हो, राइट। कोई भी चीज़, अगर मैं कोई भी चीज़ उठाता हूँ, लेट्स से मैंने एक पेन उठाया और इससे रिलेटेड मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, लेट्स से मैं इसको घुमाना स्टार्ट कर दूँ या मैं इसको फेंकूँ, इसको किसी स्पीड से फेंकूँ, किसी एंगल पे फेंकूँ, इसको किसी फ्रिक्शन वाले सरफेस पे छोड़ दूँ, इसको किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ दूँ, इसको मैं गोल घुमाना स्टार्ट कर दूँ, इसके साथ जो जो चीज़ें हो सकती है ये सारी चीज़ें आप 11th फिजिक्स में पढ़ चुके हो, राइट। तो 11th फिजिक्स में क्या है, 11th फिजिक्स में बेसिकली आप वो सारी चीज़ें पढ़ते हो जो आप लोग अपने अराउंड देखते हो। लेकिन 12th फिजिक्स में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस ये है कि 12th फिजिक्स में जो आप चीज़ें पढ़ोगे वो मोस्टली रिवॉल्व करेगी चार्जेस और करंट वगैरह के अराउंड, वो सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके इफ़ेक्ट्स तो आप रोज़ देखते हो, है ना। हमारे अराउंड लाइट चल रही है, हमारे अराउंड चार्जेस चल रहा है, करंट चल रहा है, टीवी चल रहा है, अलग अलग अप्लाइंसेस चल रहे हैं। तो चार्जेस और करंट का एग्जिस्टेंस हमको पता तो है, लेकिन हम उनको हमारे नेकेड आई से देख नहीं पाते, राइट। तो जब हम चार्जेस की, उससे रिलेटेड करंट की, मैग्नेटिज्म की, ये सारी चीज़ों की जब हम बातें करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी। सो 12th फिजिक्स इज़ मोस्टली अबाउट विजुअलाइजेशन। आप जितना अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक को विजुअलाइज करेंगे, आपके लिए सब्जेक्ट उतना इंटरेस्टिंग और उतना आसान बनते चले जाएगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से कि अगर आप इसको सारी चीज़ों को विजुअलाइज करके बहुत अच्छे से समझ के कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के साथ पढ़ते हैं तो 12th फिजिक्स से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता आपके लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन टू 12th फिजिक्स का सिलेबस। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। इस वीडियो का मेन पर्पज़ सिर्फ ये है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि 12th फिजिक्स सिलेबस में हमको पढ़ना क्या चीज़ें हैं। इस पर्टिकुलर चैनल पर जब मैं 12th के वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा अभी इस इंट्रो वीडियो के बाद से, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता हो कि हमारे पास एक एल्गोरिदम क्या है, हमारे पास एक स्टेप्स क्या है, हम क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं, हम किस सीक्वेंस में जाने वाले हैं, और जो सीक्वेंस में हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसका रीज़न क्या है, हम क्यों उसी सीक्वेंस में उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग। जो फर्स्ट चैप्टर आपको 12th फिजिक्स में मिलता है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ध्यान से समझना इस बात को। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया 12th फिजिक्स में मोस्टली हम चार्जेस और चार्ज से रिलेटेड बाकी जो कुछ इफेक्ट्स आने वाले हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर में हम एक रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। रुका हुआ चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है। अब कोई भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो जब रेस्ट पे रखा हुआ है तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और सेकेंड चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इन दो चैप्टर्स में हम ये बात पढ़ेंगे, सही है। तो ये जो दो चैप्टर्स है, पहले दो चैप्टर जो हमारे 12th फिजिक्स के पहले दो चैप्टर्स है, मैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से जा रहा हूँ बिकॉज मोस्टली वही सीक्वेंस आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की बुक्स में भी मिलेगा और वही सेम सीक्वेंस आपको आपके जेईई नीट में भी सेम टू सेम मिलेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों आती है अंडर द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोला मैंने? ये दोनों किसके अंडर आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों बोला गया सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलने का मतलब बड़ा सिंपल है। आप देखो, इलेक्ट्रो मतलब जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे, और स्टैटिक का मतलब क्या है? जहाँ पे ये चार्जेस रेस्ट पे हैं, है ना। तो ये दो वर्ड्स को मिलके बना इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो जब कभी चार्जेस एट रेस्ट रहेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चार्जेस एट रेस्ट, तो जब कभी चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे तो हम ये दो चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहले दो चैप्टर्स जो कि हमारे सिलेबस के हैं, पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सही है।
अब पहले 2 चैप्टर्स हमारे जैसे ही पढ़ के हो गए, तो हमने सारी वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली जो एक रुके हुए चार्ज से रिलेटेड है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आगे बढ़ूँगा अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जहाँ पे मैं उसी चार्ज को अब मूव कराना स्टार्ट कर दूँगा। अब जो मेरा रुका हुआ चार्ज था, पहले मैंने उसकी सारी स्टडी कर लिया, अब मैं उस चार्ज को मूव करने दूंगा। जब चार्ज मूव करेगा तो चार्ज के मूवमेंट की वजह से क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, राइट। तो जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 3 आता है, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला मैंने, नेक्स्ट चैप्टर जो आता है दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे हुआ, सबसे पहले मैंने पहले 2 चैप्टर्स में रुके हुए चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब मैंने उसी चार्ज को मूव करना स्टार्ट किया, तो मूविंग चार्ज जो है, मूविंग चार्ज की वजह से एक करंट जनरेट होगा और उस करंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ूंगा। अब एक बार जब चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब करंट फ्लो होना चालू हो गया, तो किसी भी कंडक्टर में, लेट्स से ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर में से जैसे ही चार्जेस फ्लो होने स्टार्ट हुए तो क्या हुआ, इसमें करंट आ गया। अब इसमें करंट आने की वजह से क्या होगा, इसमें करंट आने की वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्या बोला मैंने, करंट आने की वजह से, किसी भी कंडक्टर में करंट आने की वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे 4th चैप्टर में, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी चैप्टर को हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने, इसी चैप्टर को हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। तो किसी किसी बुक में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम से चैप्टर दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के नाम से दिखेगा, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, जहाँ पे हम एक कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। सही है। अब जैसे ही ये चीज़ समझ में आ गई, अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ूंगा। नेक्स्ट एक चैप्टर है जहाँ पे हम अब ये जो मैग्नेटिज्म है इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, ये तो इस केस में करंट की वजह से जनरेट हुई, तो ये स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड हो गई ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसके अलावा भी जितनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ है वो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। सही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर मेरा 5th चैप्टर आ जाता है 12th फिजिक्स में, जहाँ पे हम मैग्नेटिज्म की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, राइट। अच्छा, कमिंग बैक टू द थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, अभी क्या हो रहा था, एक पहले हमने रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, फिर हमने उस चार्ज को मूव कराना चालू किया, उसकी वजह से करंट आया, मैंने करंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, उस करंट की वजह से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैंने पढ़ ली। अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर में अभी हमने क्या किया था, अभी हमने करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसको स्टडी किया था। क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है, क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट कर सकता हूँ? येस, ऑफ कोर्स यू कैन। और यही चीज़ हम 6th चैप्टर में पढ़ते हैं, विच इज़ EMI, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम वो सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जहाँ कहीं हम मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके करंट इंड्यूस करवाते हैं किसी कंडक्टर में। सही है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये पूरे के पूरे 6 ऐसे चैप्टर्स है, जो 6 चैप्टर आपको पूरे एक चेन में दिए गए हैं, है ना। और ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है, जो मैंने भी आपको पूरी कहानी सुनाई है ना। पहले हम रुके हुए चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उस चार्ज को मूव करवाएंगे, उसकी वजह से करंट आएगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आएगा। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये हम 6 चैप्टर्स में यहाँ पे 12th फिजिक्स में कवर करेंगे, राइट। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, पहले जो 2 चैप्टर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं, बिकॉज पहले 2 चैप्टर्स में मेरा जो चार्ज वो रेस्ट पे था। लेकिन ये जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं, ये बाकी सारे चैप्टर्स में चार्ज मूविंग है, तो ये आते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। किस में आते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हालांकि आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये बाकी के जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आते हैं, जहाँ पे अगेन इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड डायनामिक स्टैंड्स फॉर मोशन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होंगे वो चैप्टर्स आ जाएंगे मेरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। सही है। तो क्या सीखने मिला यहाँ से, ये समझने मिल गया कि ये जो 6 चैप्टर्स है एक दूसरे के साथ लिंक में है, और ये एक पूरी की पूरी चेन है जो हमेशा 1st चैप्टर से स्टार्ट की जानी चाहिए और 6th चैप्टर पे ख़त्म की जानी चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक खोल के देखो या आपकी किसी भी स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक खोल के देखो, आपको चैप्टर्स इसी सीक्वेंस में मिलेंगे।
क्यों इसी सीक्वेंस में मिलेंगे? क्योंकि ये पूरी एक चेन है। दिस इज़ द चेन ऑफ 6 चैप्टर्स जो आपको एक के बाद एक सीक्वेंशियली ही पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप ये टॉपिक्स को इन्हीं 6 सीक्वेंस में पढ़ते हो तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 12th फिजिक्स इज़ मोस्टली अबाउट विजुअलाइजेशन। तो आपके लिए चीज़ें विजुअलाइज करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही आप चीज़ें विजुअलाइज करते चले जाओगे, आप स्टार्टिंग से बेसिक से रेस्ट वाले चार्ज से लेके सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्डअप करते जाओगे, विजुअलाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपके लिए ये चैप्टर्स पढ़ना भी बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी हो जाएगा। सही है। नाउ आफ्टर दीज 6 चैप्टर्स हम मूव करते हैं हमारे 7 चैप्टर ऑफ सिलेबस पे। ये जो है ये चैप्टर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये जो अभी हमने पहले 6 चैप्टर्स पढ़े, ये 6 चैप्टर्स में जहाँ कहीं हम करंट की बात करेंगे, हम हर बार सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट की बात करते हैं, मतलब हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं। ठीक है। तो करंट का एक और टाइप जो होता है विच इज़ AC, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं, ये हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये 7 चैप्टर बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है किसी भी और चैप्टर से। दिस चैप्टर कैन बी ट्रीटेड एज ए इंडिविजुअल चैप्टर। सही है। तो इसको आप इंडिविजुअली अलग से भी पढ़ सकते हो, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं अपने साइड से कुछ नहीं बोलूँगा कि ये चैप्टर आपने इस पर्टिकुलर चीज़ के बाद ही पढ़ना चाहिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के पहले ही पढ़ना चाहिए। इसको आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो, राइट। इसके बाद ध्यान से समझना 8th टॉपिक जो आता है मेरा, 8th चैप्टर जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर में हम सारी दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, राइट। उनकी क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ पे हम अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलग अलग रेंजेस क्या हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। चैप्टर्स की डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूँ। तो मैं बस आपको ये बताऊँगा कि 8th चैप्टर में आप सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ोगे, जिसका ही एक स्पेशल टाइप है विजिबल लाइट, है ना। अब विजिबल लाइट क्या है? विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पर्टिकुलर हिस्सा है, राइट। और ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। 2 पार्ट्स में क्यों? क्योंकि लाइट जो है, जो भी मेरी विजिबल लाइट है, लाइट के 2 नेचर होते हैं। एक नेचर होता है रे नेचर और दूसरा नेचर होता है वेव नेचर। तो हम 9th चैप्टर में पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स। और इसके जस्ट बाद हम 10th चैप्टर में पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले पढ़ा, जहाँ पे मैंने सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी सीख ली। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने के बाद अब मैं लाइट के ऊपर आऊँगा स्पेसिफिकली, और उस लाइट के अंदर मैं पहले रे नेचर ऑफ लाइट स्टडी करूँगा, फिर वेव नेचर ऑफ लाइट स्टडी करूँगा। सही है। ये जो रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट है ना, दिस इज़ प्रीटी मच बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ रे ऑप्टिक्स विच यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 10th। तो 10th स्टैंडर्ड में हम सब ये पढ़ चुके हैं, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, है ना। तो ये जितनी चीज़ें हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ी हुई है ऑलरेडी बचपन में 10th स्टैंडर्ड में, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बेसिक बनेगी, और उसके ऊपर आप फिर रे ऑप्टिक्स को आगे का पढ़ना स्टार्ट करोगे। सही है। तो स्नेल्स लॉ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी फिर से देखने मिलेगी। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये जो 3 चैप्टर्स है, ये अगेन एक चेन ऑफ चैप्टर्स है जो आपने साथ में प्रिपेयर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ो, जहाँ से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज समझ में आ जाए, आप उनको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर सको। उसके बाद उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से पर्टिकुलरली जो लाइट है उसके 2 नेचर जो है, रे नेचर और वेव नेचर, उनको आप एक के बाद एक पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये एक चेन ऑफ 3 चैप्टर्स बन जाएगी विच बिकम्स द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। सही है। तो यहाँ पे ये हमारे ऑप्टिक्स के पार्ट हो गए। सही है। तो ये हमारा ऑप्टिक्स हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, 10th चैप्टर के बाद में हम लोग एंटर करते हैं एक और नए डोमेन में, एक और नए चेन ऑफ चैप्टर्स में, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या होगा? सबसे पहले हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे डुअल नेचर। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्या बोला मैंने इसमें? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इस टॉपिक में हम जो 2 नेचर एग्जिस्ट करते हैं किसी भी रेडिएशन या मैटर के, वो हम स्टडी करते हैं कि वो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, वेव नेचर भी हो सकता है। कैसे कैसे दोनों नेचर एक दूसरे से अलग है, वो सारी चीज़ें हम इस 11th टॉपिक में पढ़ेंगे, विच इज़ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। जैसे ही हमारे ये पढ़ के होता है, हम हमारे मॉडर्न फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, विच इज़ एटम्स। क्या बोला मैंने? एटम्स। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ में, आपको पता है कि हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ एटम से बनी हुई है। तो हम एटम्स की स्टडी करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जहाँ पे हम एटम से रिलेटेड सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इसमें की भी काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे, 11th केमिस्ट्री में। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी और उसके ऊपर और थोड़ा सा बिल्टअप आएगा,
राइट। और फिर एटम्स एक बार पढ़ के होने के बाद आप उन्हीं एटम्स के अंदर जाके उनके न्यूक्लियाई की बात करते हो, राइट। उन्हीं एटम्स के अंदर जो न्यूक्लिया एग्जिस्ट करते हैं, हम उन न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये 3 चैप्टर क्या होगा, ये 3 चैप्टर्स बन गए मेरा मॉडर्न फिज़िक्स, सही है। तो ये बन गए मेरे मॉडर्न फिज़िक्स के अगले 3 चैप्टर्स। और जैसे ये हो गया वैसे ही हमारे पास एक 14th अगेन इंडिविजुअल चैप्टर आता है विच इज़ नथिंग बट सेमीकंडक्टर्स, जो अगेन मैं आई वोंट से कि आपको किसी पर्टिकुलर चेन ऑफ टॉपिक्स के साथ ही प्रिपेयर करना है। अगेन ये टॉपिक को भी आप इंडिविजुअली प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने आपको 14 चैप्टर्स के बारे में बताया, ये 14 चैप्टर्स ही हैं जो आपको 12th फिज़िक्स में पढ़ने हैं। अब यहाँ से अगर आप इस तरीके से इस सिलेबस को विजुअलाइज़ करना स्टार्ट करो, जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके पूरे 14th चैप्टर तक कहानी सुनाते हुए ये बताया कि किस तरीके से सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है ना। सिलेबस की लेंथ बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको जब आप ओवरऑल समराइज़ करके देखो तो सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा या बहुत वास्ट और बहुत वर्सेटाइल सा नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 14 चैप्टर्स में से पहले 6 चैप्टर तो सिंगल चेन में कवर हो रहे हैं, राइट फ्रॉम चार्ज एट रेस्ट, उस चार्ज के वजह से करंट आना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आना, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर से करंट आना, ये सारी की सारी चीज़ें हम एक स्ट्रेच में 1 से 6th चैप्टर के बीच में पढ़ते हैं। और ये सारे के सारे 6 चैप्टर्स जैसे हैं, आप एक के बाद एक सीक्वेंशियली पढ़ते चले जाओ। ये 6 चैप्टर्स होने के बाद आप एक मेजर चंक ऑफ अपना सिलेबस ख़त्म कर लेते हो, और यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्गली बिल्टअप हो जाएगा। और इसीलिए इस चैनल पे आप जितने वीडियोस देखेंगे मेरे 12th फिज़िक्स के, आई विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स इन दिस सीक्वेंस इटसेल्फ। मैं सीक्वेंस से बिल्कुल नहीं भटूंगा, इसी सीक्वेंस में चलूँगा। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसी सीक्वेंस में प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन करना, सही है। 14 चैप्टर्स जो अभी हमने देखे, उन 14 चैप्टर्स में आप सिर्फ एसी और सेमीकंडक्टर्स, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आप कभी भी इंडिविजुअली प्रिपेयर कर लो। लेकिन इसके अलावा आप सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप उन पर्टिकुलर सेट्स में ही करना। अगर आपने सोचा है कि आपको ऑप्टिक्स प्रिपेयर करना है तो पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करो, फिर आप रे ऑप्टिक्स करो, उसके बाद आप वेव ऑप्टिक्स करो। ये हमेशा एक सीक्वेंस में ही किए जाने चाहिए, इसी सीक्वेंस में किए जाने चाहिए और एक साथ ही किए जाने चाहिए, जिससे आपकी क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आपके लिए सब्जेक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग बनेगा और सिर्फ एक बोझ बन के नहीं रह जाएगा, राइट। तो इसीलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके से पहले ऑप्टिक्स को ख़त्म कर लो। लेट्स से आप मॉडर्न फिजिक्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप डुअल नेचर से स्टार्ट करो, न्यूक्लियाई तक जाओ। ये तीनों चैप्टर्स आप हमेशा साथ में ही प्रिपेयर करो। आपको अलग अलग एक चैप्टर कर लिया, यहाँ का दूसरा चैप्टर कहीं और का कर लिया, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हो तो यहाँ पे आप पहले चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से स्टार्ट करो। और फिर इस चार्ज की जो जर्नी हो रही है, राइट फ्रॉम रेस्ट से लेके करंट जनरेट करना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, मैग्नेटिक फील्ड से खुद करंट जनरेट करना, ये सारी जर्नी में आप उस चार्ज के साथ में रहो। जब आप उस चार्ज के साथ में पूरी जर्नी में रहोगे, आपके लिए टॉपिक बहुत आसान बन जाएगा। तो 11th फिज़िक्स से कंपैरेटिवली बहुत अलग है। 11th फिज़िक्स में हर चीज़ आपको आंखों के सामने दिखती थी, 12th फिज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जितना आप विजुअलाइज़ करते जाओगे, जितना डेप्थ में आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, ये सब्जेक्ट आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते चले जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये जो मैंने चैप्टर के सीक्वेंस बताई ये आपको समझ में आया होगा। जो मैंने आपको 12th फिज़िक्स का एक ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन दिया ये भी समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देने की वजह से आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन और मुझे मिलता रहेगा बहुत सारा मोटिवेशन। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के साथ। तो रेडी रहना, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पहला वीडियो, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो आई होप आप लोगों को ये सारा सिलेबस ओवरव्यू समझ में आ गया होगा और आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि 12th फिज़िक्स तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। डेडिकेटेडली करते रहेंगे, साथ में करेंगे और पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।